हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं एस के वर्मा और आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग केमिस्ट्री पर। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये हमारा छठा वीडियो है जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और EAN रूल। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हमारे पिछले वीडियोज उम्मीद करता हूं आपने देख लिए होंगे। इन सभी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो में ऊपर आ रहे आई बटन में भी दे चुका हूं। आप यहां जाकर के भी इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN रूल। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अब तक के हमारे डिस्कशन में हम यह तो जान ही चुके हैं कि लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को वर्नर ने अपनी थ्योरी में सेकेंडरी वैलेंसी कहकर बुलाया था और इन्हीं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स की संख्या को उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल इतनी आसानी से क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। क्योंकि उनमें वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वर्नर का एक कॉन्सेप्ट था, उसकी थ्योरी में एक पोस्टुलेट था कि सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसीज फिक्स होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पर्टिकुलर मेटल है वो एक लिमिट तक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, उसकी एक लिमिट होती है। इसी कॉन्सेप्ट को स्टडी किया सिज्विक ने और सिज्विक ने अपना रूल दिया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसमें सिज्विक ने यह बताया कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर तब तक ही एक्सेप्ट करता है जब तक उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके नेक्स्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर न हो जाए। यानी कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है और उसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए मेटल्स लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं जब तक कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस उनसे जस्ट अगली नोबल गैस, यानी कि उसी पीरियड में जिस पीरियड का मेटल है उसी पीरियड के लास्ट में जो नोबल गैस है उस नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर न हो जाए। क्योंकि नोबल गैसेज स्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ही मेटल की ये टेंडेंसी होती है। तो अब यहां पर ये जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which the central metal ion appears to possess in the complex including those gained, ठीक है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मेटल एटम में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो कि नोबल उसके जो अगली नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाता है, उसे बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो जो 3D सीरीज वाले मेटल्स हैं उसी पीरियड में लास्ट नोबल गैस है क्रिप्टॉन। इसका मतलब 3D सीरीज के जो मेटल्स हैं उनका इफेक्टिव नंबर कितना हुआ, 36। वो केवल उतने ही लिगेंड से बॉन्ड बना सकते हैं जब तक कि उनके वैलेंस शेल में उनमें जो कुल इलेक्ट्रॉन है वो कितने ना हो जाएं, 36। इसी तरह से 4D सीरीज वाले जो मेटल हैं वो जब तक उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनोन के इक्वल न हो जाए तब तक वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाते हैं या उतने ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं जब तक कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी न हो जाए, जिनोन के इक्वल। इसी तरह से 5D में रेडोन को हम लोग फॉलो करते हैं। अब आपके सामने है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला। देखिए
एटॉमिक नंबर यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन, एटम जो मेटल एटम है उसने आयन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय कोऑर्डिनेशन और लिगेंड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में उसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। इस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा वो होगा मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलिए हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4-, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जैसा कि हमें फॉर्मूले को देखने से पता चल रहा है। Cn पे चार्ज होता है -1, यहाँ पर 6 Cn है टोटल, तो 6 Cn का माइनस चार्ज हो गया -6, -6 में से -4 यहाँ अपीयर हो रहा है, इसका मतलब -2 Fe के +2 से काउंटर बैलेंस हो रहा है। तो हमें साफ साफ पता लग गया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। अब Fe का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 26 होता है, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए Fe2+ बनने के लिए, तो अब Fe2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह गई 24 इलेक्ट्रॉन है Fe2+ में। यहां पर ये ऑक्सीडेशन नंबर गलत दिया हुआ है, अब सही हो गया। तो और 6 Cn लिगेंड ने अपने टोटल 12 इलेक्ट्रॉन देकर के 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिए। तो अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए Fe के पास? 24 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के, 12 इलेक्ट्रॉन दे दिए लिगेंड ने, टोटल हो गए 36 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गए? Fe से जो नेक्स्ट नोबल गैस है क्रिप्टॉन, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर इसका अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में Fe का EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 36, और 36 होना यह बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल को फॉलो करता है। और अकॉर्डिंग टू सिज्विक ने यह कहा था कि जो इस रूल को फॉलो करेगा वो स्टेबल होगा, और जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिज्विक ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? स्टेबल। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स आपका हो गया। अब आपके सामने एक टेबल है जिसमें काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सभी 3D सीरीज के मेटल्स हैं, इन सभी का एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 36, जो कि इनसे जो नेक्स्ट नोबल गैस है क्रिप्टॉन उसके बराबर है। इसी तरह से ये जिनॉन, और ये हो गया, ये यहाँ पे जिनॉन नहीं रेडॉन, ये यहाँ पे रेडॉन आएगा 54, और ये जो Xc है वो है 5D मेटल है प्लेटिनम, ये उसका इफेक्टिव नोबल गैस जो है जिनॉन के इक्वल हो जाता है। इसी तरह से ये जो येलो कलर से शेडेड हैं ये सारे कॉम्प्लेक्स देखिए आप, ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहे। यहां पर इस कॉम्प्लेक्स को आप समझ सकते हैं कि यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 होने से इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 26 -3 कर देंगे तो 23 हो गया। 23 में 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे Cn के, 6 Cn के, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा 35। इसका मतलब यह है EAN रूल को फॉलो नहीं करता है, जबकि यह कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह EAN रूल का अपवाद हो गया। इसी तरह से यह कॉम्प्लेक्स भी EAN रूल का एक्सेप्शन है, यह कॉम्प्लेक्स भी EAN रूल का एक्सेप्शन है, जो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हैं लेकिन EAN रूल को फॉलो नहीं करते। इसी तरह से प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 84 हो रहा है। प्लेटिनम का यह कॉम्प्लेक्स भी EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि ज्यादातर कॉम्प्लेक्स सिज्विक द्वारा दिए हुए EAN रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी हैं जो स्टेबल हैं, पाए जाते हैं, लेकिन EAN रूल को फॉलो नहीं करते, जो EAN रूल के अपवाद के रूप में
एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से EAN रूल का कॉन्सेप्ट हम लोग कार्बोनिल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने ये फॉर्मूला फिगर है Mn2CO10। यहाँ पर कार्बोनिल के जो टोटल है वो 10 है, 10 कार्बोनिल ग्रुप्स हैं और 2 Mn है। इनका EAN कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 Mn, तो यहाँ पर हम जानते हैं कार्बोनिल्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, तो मेटल की Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुई तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 25। तो इस तरह से दो मेटल हैं तो इनके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 50, और 50 प्लस हम करेंगे 10, हाँ यहां पर हो गए इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय कार्बोनिल ग्रुप, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर 70 हो गए। अब यहां पर एक मेटल मेटल बॉन्ड है, आप देखिए 2 Mn के बीच में एक बॉन्ड है, तो EAN रूल कैलकुलेट करने में इसे भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। एक मेटल मेटल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, तो इसी तरह से टोटल हो गया 72। अब 72 यहां पर जो हुआ उसमें 2 मेटल हैं, तो एक मेटल का EAN कितना हो गया 72 डिवाइडेड बाई 2 36। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स है Mn2CO10 ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से हम ये जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है COCO8, इसमें भी हम लोग EAN कैलकुलेट कर सकते हैं, यह भी EAN रूल को फॉलो कर रहा है। स्टूडेंट्स, EAN रूल को आजकल एक नया नाम दे दिया गया है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई होते हैं वो उनके सिर्फ वैलेंस शेल में ऑक्यूपाई होते हैं, जिसमें वैलेंस शेल में हम लोग कंसिडर करते हैं N-1d और Ns और Np ऑर्बिटल्स, सिर्फ इन्हीं को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इनकी कैपेसिटी होती है टोटल 18। ये देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, ये Ns है, ये Np है और ये N-1d वाला ऑर्बिटल है जिसकी कैपेसिटी हम जानते हैं 10 होती है। तो टोटल इनकी कैपेसिटी हो गई 18। इसका मतलब वो सारे कॉम्प्लेक्स जो EAN रूल को फॉलो करते हैं उनमें मेटल के वैलेंस शेल में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कुल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18। तो इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से कैलकुलेशन भी इजी है और इसको कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई करना भी इजी है। तो इस तरह से EAN रूल का सिंप्लीफाइड फॉर्म है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो आसानी से कॉम्प्लेक्सेस पे लागू किया जा सकता है। चलिए अब एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशंस तो है कि मेटल कार्बोनिल्स में कितने कार्बोनिल अटैच हैं इनका नंबर हम लोग बता सकते हैं EAN रूल के बेसिस पे। जैसे NiCO और X है, अब हमें X की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। 28 होने के बाद में अब 28 को 36 में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर CO कितने होने चाहिए? 4 CO, क्योंकि 4 CO 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, 4 CO 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे X का नंबर हो गया 4। इसी तरह से Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोनिल्स में 0 है। 0 है तो यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गए, वो हो गए 26। अब 26 को 36 में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए कितने CO? 5 CO, क्योंकि 5 CO ही 10 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे और इसमें हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 36। तो इस तरह से कार्बोनिल्स में हम मोनोकार्बोनिल्स जो कार्बोनिल ग्रुप हैं, मेटल कार्बोनिल्स में कार्बोनिल ग्रुप का नंबर हम लोग EAN रूल के बेसिस पे निकाल सकते हैं। इसी तरह से कुछ कार्बोनिल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनकी व्याख्या भी हम लोग EAN रूल के बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे MnCO6 है, यह रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसकी व्याख्या हम इस तरह से कर सकते हैं। एज पर EAN रूल हम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे इसका EAN आएगा 37। इसका मतलब इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये उस इलेक्ट्रॉन को इजीली
रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए यह हुआ एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके ये स्टेबल एटॉमिक नंबर जो है नोबल गैस का 36 उसको अचीव कर लेता है। इसी तरह से कुछ कार्बोनिल्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनकी व्याख्या भी हम EAN रूल के बेसिस पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल है, इसका EAN है 35। 35 EN होने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, ताकि ये भी एक जो अपने से जो नोबल स्टेबल जो नोबल गैस है वेनेडियम के अगली क्रिप्टॉन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले वेनेडियम, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी की वजह से यह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो EAN रूल के बेसिस पे हम कार्बोनिल्स में CO का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनकी व्याख्या हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको EAN रूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल का EAN कैलकुलेट करने में सक्षम हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस आप सेकेंड ईयर के किसी भी स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।